सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द खलजी डायनेस्टी के बारे में। कल हम लोग देखे थे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया था कैमूर के मरने के बाद। और कैमूर के मरने के बाद क्या हुआ तो प्रॉब्लम अर्चना का डाउनलोड नहीं हो रहा है। उसको बोलना उसको एक ईमेल आया होगा। ईमेल में ऑप्शन होता है डाउनलोड फाइल्स का, वहां से डाउनलोड हो जाएगा नोट्स। अगर फिर भी नहीं होगा तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है, वहां से डाउनलोड डायरेक्ट हो जाएगा। तो नहीं आया, ठीक है, फिर उसको बोलना टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके दे दो या तुम ही शेयर कर दो। अनुपम यूट्यूब पे वीडियो डाल के बहुत अच्छा है। ठीक है अनुपम, डाल देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं द खलजी डायनेस्टी से। कल हम लोग देखे थे कि कैमूर के मरने के बाद जो लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी था, और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाता है 1290 में। 1290 एडी से 1320 एडी के बीच में आता है द खलजी डायनेस्टी। हम लोग देखे थे किस तरह फिरोज शाह यानी जलालुद्दीन खलजी ने कैमूर को मार दिया और उसके बाद खुद थ्रोन पे आ गया था। फ्रॉम 1290 से 1296 के बीच में जलालुद्दीन खलजी का टाइम पीरियड रहता है। कैमूर को मारने के बाद जलालुद्दीन खलजी खुद को कॉरोनेट कर लेता है एज ए सुल्तान। बट एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन, जब वो खुद को ताजपोशी करता है, ही वॉज 72 ईयर्स ऑफ एज, काफी वृद्ध व्यक्ति था जब ये थ्रोन पे आता है। जब ये दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत में, तो इसने कुछ मेजर्स लिए और अपना एम्पायर को काफी नीचे साउथ तक फैलाया। तो ऑल इंडिया सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को ऑल इंडिया सल्तनत बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था जलालुद्दीन खलजी का। अब क्या हुआ, जो बलबन एंड ऑल जिस समय ये लोग थे, हम लोग देखे थे उस टाइम, देखे थे कि जलालुद्दीन उस समय देखे थे कि नोवेलिटी का लगभग लगभग सारा फंक्शन खत्म हो गया था, नायब एंड ऑल ये सब था। सो यहाँ पे जलालुद्दीन जो अर्लियर नोबिलिटी था वो सबको फिर से स्थापित कर देता है एडमिनिस्ट्रेशन में। चारों लोग फिर से स्थापित हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो राइज ऑफ खलजीज होता है पावर में, तो यहाँ पे मोनोपोली खत्म हो जाता है किसका, नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स का। यहाँ पे दूसरे नोबिलिटी आ जाते हैं और जो नोबिलिटी स्लेव्स वाले थे उनका खत्म हो जाता है। वो लोग को अब हाई ऑफिसेस नहीं मिलता है उस स्लेव्स वालों को, मतलब वो डायनेस्टी खत्म हो गया। और इस तरह जो टर्किश डोमिनेशन था नोबिलिटी के ऊपर, जो टर्किश लोग डोमिनेट करते थे और पॉलिटिकल सिचुएशन में राजा बनाते थे या गिराते थे, उनका जो डोमिनेशन है दिल्ली सल्तनत के ऊपर से वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। अब देखे थे हम लोग कि जब बलबन रूल कर रहा था उसका पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये सब बहुत रूदलेस पॉलिसी वगैरह था। तो यहाँ पे जलालुद्दीन जब आते हैं थ्रोन पे, इनको लगता है कि जो लोग हैं दिल्ली के उनके साथ काफी अत्याचार हुआ है और उनको काफी कुछ सहना पड़ा है बलबन के पॉलिसी के कारण। तो जितने भी हार्श मेजर्स वो लिए थे बलबन, तो उसको मिटिगेट, उसको कम करने का कोशिश करते हैं जलालुद्दीन। बलबन रूल्स का जितना हार्श मेजर्स था उसको कम करने का कोशिश करते हैं जलालुद्दीन। और इस तरह वो लोगों के बीच में एक अच्छाई का मूर्त स्थापित करना चाहता था, अपने आप को एक अच्छा राजा घोषित करना चाहता था, बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनाया था पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। काफी टॉलरेट सुल्तान था जलालुद्दीन खलजी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि बहुत हार्श पनिशमेंट्स वगैरह को अवॉइड करता था। इवन अगर कोई रिवोल्ट भी करता है तो उसके अगेंस्ट भी ज्यादा हार्श पनिशमेंट ये नहीं लेता था। कुछ को तो ये कम से कम फॉरगिव कर देता था और कुछ को तो रिवार्ड भी करता था, ताकि उनका सपोर्ट को जीता जा सके। मान लो कोई रिवोल्ट किया और वो मान नहीं रहा है तो उसको कुछ पैसा वैसा रिवार्ड वार्ड देके अपने तरफ कर लेता था। ये नहीं कि जाके अब रिवोल्ट कर रहा है तो उसको सप्रेस किया जाए हर जगह। फिर अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए उसने अगर रिलीजियस पॉलिसी जो अपनाया वो भी काफी लिबरल था। ही ऑल्सो फॉलोड लिबरल रिलीजियस पॉलिसी, मतलब हिंदू के प्रति भी
लिबरल और मुस्लिम के प्रति भी लिबरल, बल जबकि ऐसा था कि ही डिड नॉट वांट टू सी द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स। भले लिबरल था लेकिन वो मुस्लिम्स की हत्या नहीं पसंद करता था। लेकिन एक इंस्टेंस है जो मेंशन करते हैं हिस्टोरियंस अपने बुक में कि एक पर्शियन सेंट था, इसका नाम था सिद्दी मौला। इसने कुछ किया था जिसके कारण इसे हाथी से कुचलवा दिया गया था। ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट ऑफ एन एलिफेंट, हाथी से कुचलवा दिया गया था किसको? एक पर्शियन सेंट सिद्दी मौला को। वहीं कुछ मुस्लिम्स है जैसे कि मलिक छज्जू, इनको माफ कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम ही टॉलरेट हो गया था, तो कहीं कहीं जहां जरूरत था वहां उसने वैसा एक्शन लिया। अब जलालुद्दीन जो है सबसे पहला ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो ये बोलता था कि जो स्टेट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कैसे रन होगा? दैट विल बी रन ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड। मतलब लोगों की इच्छा के मुताबिक स्टेट को चलना चाहिए। दिल्ली है, दिल्ली के वासी हैं बहुत सारे, वहां पे रूल है जलालुद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो गवर्नमेंट है वो कैसे रूल करेगा? इट विल रूल ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। इट विल रूल ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि वहां की जो लार्ज मेजोरिटी थी इंडिया की, ऑब्वियसली इंडिया की जो मेजोरिटी थी वो हिंदूज थी। तो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, शरिया जो है सर, जैसे इंडिया में धर्म शास्त्राज है, मनुस्मृति है, ये सब है जो कि तुम्हारा लॉ बताती है हिंदू का, उसी तरह मुस्लिम्स में जो लॉ है, मुस्लिम का लॉ, वो फॉलो होता है शरिया के थ्रू, उसको बोलते हैं शरिया लॉ। तो शरिया में ऐसा मेंशन है कि जो रूल करेगा जो भी सुल्तान, उसको फॉलो करना है मौलवीज का एडवाइस एंड ऑल। क्यों? क्योंकि मौलवीज को ही शरिया पढ़ा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे ब्राह्मण्स पढ़ाते हैं वेद एंड ऑल, उसी तरह शरियाज पढ़ाते हैं तुम्हारे मौलवीज एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी डिसीजन जो मौलवीज एडवाइस कर, जो अच्छा नहीं लगता था जलालुद्दीन को, वो नहीं मानता था। मतलब उनका एडवाइस को भी रिजेक्ट कर देता था ये अपने मुताबिक, अगर उसको अच्छा नहीं लगे तो। फॉर एग्जाम्पल, शरिया में ये कानून है कि अगर एक जगह, कोई भी जगह इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, स्टेट का रिलीजन इस्लाम है, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब स्टेट का रिलीजन जो है इस्लाम है, भारत सेक्युलर कंट्री है, तो उस इस्लामिक कंट्री में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। अगर है या तो मार दो या तो कन्वर्ट कर दो। लेकिन इंडिया का जो लार्ज मेजोरिटी था वो हिंदूज था, और जलालुद्दीन अपने आप को टॉलरेट लीडर मानता था। इस कारण से वो हिंदूज को भी अलाउ कर दिया था रहने का, ना ही ज्यादा कन्वर्जन ना ही कुछ। तो एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है इंडिया फिर भी। तो इस तरह क्या हुआ? शरिया लॉ का उल्लंघन हुआ। डिफाइन शरिया लॉज, ना ही मौलवीज का एडवाइस मानता था, तो शरिया कानून को ये फॉलो इस तरह नहीं करता था बहुत जल्द। तो ही वॉज क्वाइट लिबरल कह सकते हैं। इसके टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, जलालुद्दीन के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज वाज द मंगोल्स। मंगोल्स इसके वक्त भी अटैक करते हैं बट हार जाते हैं, जलालुद्दीन मंगोल्स को हरा देता है। तो कुछ मंगोल्स जो होते हैं वापस मंगोलिया नहीं जाते हैं, वो इंडिया में ही रहते हैं, और इंडिया में रह के वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं ये मंगोल्स। और इन मंगोल्स जो लोग इस्लाम को अडॉप्ट किए उनको कहा जाता है नियो मुसलमान। नियो मुसलमान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जलालुद्दीन जो थे, ये अपनी पुत्री का विवाह एक इंसान अली गुरहस्प नाम का होता है, ALIGURHASP, अली गुरहस्प, इससे शादी करा देते हैं अपनी बेटी का। अली गुरहस्प जो था ये गवर्नर था, इलाहाबाद और कारा रीजन है, इस रीजन का गवर्नर था, इससे शादी हो जाता है जलालुद्दीन की बेटी का। उसके बाद अली गुरहस्प जो है एक बार राजा रामचंद्र थे देवागिरी के राजा थे राजा रामचंद्र। तो 1294 में इस रीजन पे अली गुरहस्प अटैक करता है और मालवा जो गुजरात वाला रीजन है इसको भी लूट लेता है 1296 में।
लेकिन ये जो लूटपाट मचाता है अली गुरहस देवगिरी पे एंड मालवा रीजन पे, सब पे, तो ये बिना जलालुद्दीन का परमिशन का था। तो गवर्नर जलालुद्दीन का, लेकिन जलालुद्दीन से परमिशन लिया ही नहीं था इस लूटपाट को मचाने का। और बहुत ज्यादा वेल्थ अली गुरहस अपने साथ कैरी करता है। तो अगर सरिया लॉ का माने तो ये जो लूट वाला मटेरियल है ना, जो लूटा तुम्हारा मालवा रीजन एंड ऑल ये रीजन से, इसे कहते हैं खूम्स, KHUMS, खूम्स, दैट इज लूटेड मटेरियल्स ऑफ वॉर। सो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, ये जो खूम्स है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका विभाजन होना चाहिए सुल्तान और सोल्जर्स के बीच में। तो शरिया लॉ ये बोलता है कि 1/5 ऑफ द खूम्स ऑफ द लूटेड मटेरियल्स किसको जाना चाहिए? सुल्तान को। और 4/5 ऑफ द जो तुम्हारा लूटेड मटेरियल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग द सोल्जर्स। उसके बाद क्या होता है अली गुरहस ये सब लूटेड मटेरियल को लेके इसको तो जाना था जलालुद्दीन के पास, लेकिन वो जलालुद्दीन के पास नहीं जाता है अली गुरहस, वो एक जगह जाके किला में रह जाता है। और वहां, और ये बात सुन के जलालुद्दीन काफी दुखी होता है कि अली गुरहस उसके पास नहीं आया ये सब मटेरियल लेके एंड ऑल। पहले तो बिना पूछे वो लूटा, सब कुछ किया, और बस वापस आया भी नहीं। तो जलालुद्दीन सोचा क्यों ना उसके पास ही जाके उसको शाबाशी दे दिया जाए। तो ये एक्चुअली चाल था अली गुरहस को जलालुद्दीन को बुलाने का अपने पास। उस फोर्ट में अली गुरहस और एक कमांडर था उसका उलुग खान, ULUGH, उलुग खान। जब तुम्हारा जलालुद्दीन पहुंचते हैं और गले लगते हैं, तुम्हारे गले लगने जाते हैं अली गुरहस से उसको शाबाशी देने, तो ये उलुग खान क्या करता है, उनको पीछे से छुरा भोंक देता है, जलालुद्दीन को छुरा मार के फेंक देता है। और जितना भी वेल्थ था जो तुम्हारा अली गुरहस ने जीता था, वो सारे सरियालो को फॉलो नहीं करता है, वो सारे को अपने सोल्जर्स और अपने सपोर्टर्स के बीच में बांट देता है, ताकि वो लोग अली गुरहस को सुल्तान बना दें, जलालुद्दीन को डिफाई करके उसको खुद को सुल्तान बना दे, उसके सोल्जर्स एंड ऑल सब कुछ। और यही अली गुरहस इज फेमसली नोन इन हिस्ट्री एज अलाउद्दीन खिलजी। ये अली गुरहस का जो तुम्हारा सुल्तान बनने के बाद नाम होता है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 में तुम्हारा सुल्तान बन जाता है। राइट, किसी को डाउट यहाँ तक? अब अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक जलालुद्दीन खिलजी में? नहीं पूछना है तो बता दो, आगे बढ़ेंगे फिर अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मंगोल्स का रिलीजन। मंगोल्स सूरज आए थे इंडिया में। मंगोल्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो कर सकते, क्रिश्चियनिटी हो सकता है, कुछ इस्लाम भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में जब वो लोग आए और पीछे रह गए, पीछे जब वो लोग रह गए तो फिर यहाँ पे आके इस्लाम फॉलो कर ले, और उन्हीं को नियो मुसलमान बोलते हैं। तो इस्लाम ही हुआ ऑब्वियसली, नियो मुसलमान बोले मतलब इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो मंगोल हुआ ना, तो कैसे अलाउद्दीन खिलजी मंगोल हो गया अनुपम? वो तो गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ गवर्नर ऑफ इलाहाबाद एंड तकारा। जलालुद्दीन खिलजी के अंदर उसका एक गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी, जिससे उसकी जलालुद्दीन की बेटी का शादी करा दिया था अली बुरहस से। तो मंगोल कैसे हो गया? मंगोल का तो इन्वेजन हुआ था ना, अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी भी इन्वेजन से आया था। ठीक है अनुपम? ओके। ये न्यू कैसे हुआ न्यू मुसलमान? मंगोल्स थे न्यू मुसलमान अनुपम। न्यू मुसलमान भी कैसे हो गया अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी नॉर्मल इस्लाम था, जलालुद्दीन खिलजी का गवर्नर था। तो बोल ही रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी का गवर्नर था, तो फिर न्यू मुसलमान तो मंगोल्स में ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी थ्रोन पे आता है। इनका जो अतुल सिंह, न्यू मुसलमान मंगोल्स तो एक ही है ना? हाँ अतुल, टर्किश नहीं अफगानिश था। टर्किश का तो चला गया ना, स्लेव डायनेस्टी वाले लोग ये थे सूरज, स्लेव डायनेस्टी वाले लोग थे टर्किश ना।
तो उनका तुम देख ही रहे हो, सब कुछ हट गया, उनका नोबिलिटी हट गया, उनका सब कुछ चला गया। ये तो अफगान्स वाले हो गए। नियो मुसलमान मंगोल्स तो एक ही है ना। हाँ तुल, एक्चुअली वो मंगोल्स जो इंडिया आके इस्लाम फॉलो कर रहे थे, इस्लाम धर्म अपना लिए थे, उनको नियो मुसलमान कहा गया। आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। सो अलाउद्दीन खिलजी अपने थ्रोन पे आने के बाद, जलालुद्दीन को मारने के बाद, उसके ऑलमोस्ट सारे नोबल्स को मार देता है। तो अलाउद्दीन किल्ड ऑल द सन्स एंड द नोबल्स ऑफ जलालुद्दीन, एक को छोड़ के बाकी सारे बेटे और नोबल्स को मार देता है तुम्हारा अलाउद्दीन। प्लस जितना भी टॉलरेशन पॉलिसी था जलालुद्दीन का, और ये सब पॉलिसी था कि किसी को हार्श पनिशमेंट नहीं देगा, ये सारे पॉलिसी को अलाउद्दीन रिवर्स कर देता है, सब चीज का उल्टा करना शुरू कर देता है। जलालुद्दीन जिस तरह वो ड्रास्टिक पनिशमेंट को अवॉइड करता था, बट यहाँ पे अलाउद्दीन जो है काफी ड्रास्टिक पनिशमेंट देता था कोई भी अगर उसको अपोज करता था। कोई भी अपोज कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को तो वो उसको कुचलवा देता था या मरवा देता था, सीधा पनिशमेंट यही था। तो कह सकते हैं कि जो बलबन का पॉलिसी था ऑफ ब्लड एंड आयरन, सो अलाउद्दीन खिलजी कंटिन्यूड दैट पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन बाय रिवाइविंग बलबन पॉलिसी था। तो जो बलबन का पॉलिसी था रूथलेस करना, रूथलेस गवर्नेंस का, वो पॉलिसी को ये रिवाइव कर देता है। जितने भी नोबल्स थे और सब जो बचे हुए थे उनके पावर्स को काट देता है। और जो उलेमाज होते हैं, प्रिस्टली क्लास ऑफ इस्लाम, उसको उलेमाज कहते हैं, प्रिस्टली क्लास ऑफ इस्लाम को उलेमाज कहते हैं, जो एडवाइस करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो वो लोग काफी कोई मैटर्स में इंटरफेयर करते थे, उनके इंटरफेरेंस को भी अलाउद्दीन हटा देता है कि आप मेरे डिसीजन और जो भी हम काम करें उसमें इंटरफेयर आप उलेमाज मत करो, कोई भी स्टेट का मैटर में। अलाउद्दीन अपने लिए एक टाइटल लेता है सिकंदर ए शाही, सिकंदर ए शाही का टाइटल लेता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो पूरे विश्व को कॉन्कर करे, जीत ले। ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। लेकिन पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए ही नीडेड लार्ज आर्मी और पैसे, मनी। और इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए सबसे पहले तो खुद का इंडिया ही कॉन्कर करना पड़ेगा उसको। सो ही लेड सेवरल कैंपेन्स, बहुत सारे उसने कैंपेन्स लीड किए बहुत सारे रीजन को जीतने के लिए। एक एक करके देखेंगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स, अलाउद्दीन के कैंपेन्स देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ वो मिलिट्री कैंपेन करते हैं। सो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला कैंपेन सुल्तान बनने के बाद 1299 में होता है, अगेंस्ट राजा रायकरम ऑफ अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा के राजा राय करम के अगेंस्ट 1299 में होता है। ये राजा जो अनिलवाड़े हैं ये गुजरात के राजा थे एक जगह। तो ये अटैक का एक्चुअली कोई खबर नहीं था गुजरात में, इट वाज ए टोटल सरप्राइज ऑन गुजरात। ये बैटल में एक्चुअली क्या होता है कि जिस रात गुजरात पे अटैक होता है, सरप्राइज अटैक, तो जो राजा रायकरण है वो भाग जाता है पीछे के दरवाजे से, अपनी वाइफ को छोड़ देता है किला में ही, कमला देवी को अपनी वाइफ को छोड़ के भाग जाता है ये राजा रायकरण, लेकिन अपने साथ अपनी बेटी देवल देवी को लेके जाता है। वाइफ को छोड़ दिया, बेटी को ले गया अपने साथ। कमला देवी जो उसकी वाइफ थी, अलाउद्दीन खिलजी इसको अरेस्ट कर लेता है और दिल्ली भेज देता है। फिर बाद में एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी उसी से शादी कर लेता है, कमला देवी से शादी कर लेता है। और जो अलाउद्दीन की पहले वाली वाइफ थी यानी जलालुद्दीन की बेटी, याद करो, उसको जेल में डाल देता है, बिहाइंड द बार्स। एंड दस कमला देवी एंड अलाउद्दीन लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। उसके बाद वो दोनों काफी खुशहाल तरीके से आगे जीवन व्यतीत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक बार फिर सोमनाथ टेम्पल को लूटता है। सोमनाथ टेम्पल फिर से एक बार लूटा जाता है और वहां से बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट करता है। उस वक्त जो राजा रायकरण था जो भागा हुआ था और उसकी बेटी देवल देवी, वो लोग भाग के छिपी हुई थी देवागिरी नाम का जगह पे।
और देवागिरी नाम की जगह का रूलर था राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र ही था देवागिरी का। तो अलाउद्दीन आर्मी कैंपेन करता है राजा रामचंद्र के अगेंस्ट, और इस कैंपेन में अलाउद्दीन का जो आर्मी है यहाँ पे देवागिरी में जो कैंपेन करता है जीत जाता है। और उसके बाद वहां पे एक स्लेव को कैप्चर करता है, और इस स्लेव का नाम होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर को कैप्चर करता है। तो जो मलिक कफूर है ये एक यनक है। क्या है? यनक, यानी थर्ड जेंडर का आदमी है। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज हजार दिनार। उसको रेफरेंस मिलता था कैसे? हजार दिनार के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली ही वॉज वेरी यूजफुल कहा जाता है, इसीलिए उसको हजार दिनार भी बोला जाता था हिस्ट्री में। और मलिक कफूर अलाउद्दीन को सर्व करता है जब तक वो जिंदा रहता है। ट्रूली, ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व्स अलाउद्दीन टिल ही वाज अलाइव। तो इस तरह मलिक कफूर भी आ जाता है तुम्हारा अलाउद्दीन के कैंप में। ये था पहला कैंपेन अलाउद्दीन का। अब देखते हैं अलाउद्दीन का सेकंड कैंपेन। तो सेकंड कैंपेन जो था अलाउद्दीन का, दैट वाज अगेंस्ट राणा हमीर देव। राणा हमीर देव जो थे, जी अनुपम, यू आर राइट, मलिक कफूर देवगिरी में था, इसलिए वहीं से कैप्चर हुआ है, वहीं से कैप्चर किया गया बाय अलाउद्दीन आर्मी। हम जान रहे हैं तुम पद्मावत मूवी देख के क्वेश्चन पूछ रहा है, सो करेक्शन कर लेना, वहां पे जाके मूवी में संजय लीला भंसाली को बता देना। अलाउद्दीन से सेकंड कैंपेन था, दैट वाज अगेंस्ट राणा हमीर देव ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर का राजा था राणा हमीर देव। ये इसका सेकंड कैंपेन था अलाउद्दीन का। अब क्या है, अलाउद्दीन जो है, हम लोग को पता था कि जो खूम्स था, याद कर खूम्स, लूटेड मटेरियल, उसका सब कुछ उल्टा कर दिया था। जिधर 1/5 जाना था उधर 4/5, और जिधर 4/5 जाना था उधर 1/5। लेकिन जो नियो मुसलमान थे वो बोलते थे नहीं, आपको शरिया लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और ये बात अलाउद्दीन को पसंद नहीं आया कि ये जो मंगोल्स हैं ये डिक्टेट कर रहे हैं स्टेट का टर्म्स। उलेमास का तो ढेर सुनते थे, तो फिर इनका क्यों सुनेंगे? तो इन मंगोल्स को, बहुत सारे मंगोल्स को अलाउद्दीन मार देते हैं। अलाउद्दीन ये न्यू मुसलमान वाले मंगोल्स को बहुत सारे को मार देते हैं। उसके बाद ये जो नियो मुसलमान थे, कुछ जो बचे हुए थे मंगोल्स, वो लोग भाग के रणथंबोर पहुंच जाते हैं। रणथंबोर पहुंच गए, यानी राणा हमीर देव के पास। अलाउद्दीन बोलते हैं हमीर देव को कि इन मंगोल्स को अपने शेल्टर दिया हुआ, इसको निकालो। लेकिन हमीर देव तो राजपूत थे, उसने बोला कोई मेरे शरण में आया है मदद मांगने, मैं कैसे हटा दूं, मना कर दूं। सो हमीर देव ने डिनाई कर दिया अलाउद्दीन का बात को। अलाउद्दीन ने बोला था इनको एक्सपेल करो, बट हमीर देव डिनाइड इट। इस चीज से खफा होके अलाउद्दीन ने राजा हमीर देव का जो फोर्ट था रणथंबोर में, उसे घेराव डाल दिया। डिसीज्ड द फोर्ट, डिसीज द फोर्ट मतलब फोर्ट का घेराव करना। 6 महीने तक उस किले का घेराव किए हैं अलाउद्दीन के आर्मी ने, और सारे जो सप्लाई था फोर्ट के अंदर, खाना पीना पान जो भी था, सब कुछ कट कर दिया। मतलब फोर्ट के अंदर जितना है उतना ही है, बाहर से कुछ आ नहीं सकता। उस समय के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन एंड पोएट थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो थे वो एक फॉलोअर थे किसके? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट थे, दिल्ली में है। सो उसके फॉलोअर थे, और ये पोएट्स एंड ये सब लिखते थे। 6 महीने के बाद वो लोग बाहर आते हैं किले से रणथंबोर, और अलाउद्दीन के आर्मी से फाइट होता है जिसमें रणथंबोर वाले लोग हार जाते हैं। राणा हमीर देव इज डेड। और वहां की जितनी भी औरतें रहती हैं वो क्या कंडक्ट करती हैं? जौहर। और अमीर खुसरो साहब सबसे पहली बार यहाँ पे, दिस वाज द फर्स्ट अकाउंट ऑफ जौहर। हो सके पहले भी हुआ हो, सती पहले हो चुका था। सती इज व्हेन सिंगल लेडी गोज इनटू द फायर। जौहर इज जब पूरी रानियां जितने हैं किले की वो सब एक साथ आग में दहन होती है, दैट इज जौहर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सती एंड जौहर।
तो यहाँ पे पहला अकाउंट मेंशन होता है अमीर खुसरो के द्वारा कि यहाँ पे जितनी राजपूत की रानियां हैं और वो लोग बैटल हारने के बाद जौहर कंडक्ट करती हैं। So this was the first account of Johor. This is quite important. चलते हैं इनका थर्ड कैंपेन की ओर। चलते हैं हम लोग थर्ड कैंपेन की ओर। जो अलाउद्दीन का थर्ड कैंपेन था, रणथंबोर हो गया, देवगिरी देख लिए, अब चलते हैं हम लोग चित्तौड़। काफी फेमस है चित्तौड़ वाला, इसी के ऊपर तुम्हारा पद्मावत मूवी बना है, तो तुम लोग को ज्यादा आता होगा मेरे से। यहाँ पे 1303 का बात है। ज्योति अपना ऑडियो ऑफ कर लो। 1303 का बात है। चित्तौड़गढ़ एक जगह है राजस्थान में, उसके राजा होते हैं राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। सो यहाँ पे अब जो मूवी में हुआ सो हुआ, पता नहीं क्या हुआ, क्या बनाया उन्होंने, बताएंगे कुछ कुछ क्या गलती है, क्यों मार खाए थे संजय लीला भंसाली एंड ऑल। सो यहाँ पे जो राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ का, प्रॉब्लम यहाँ ये हुआ था, यहाँ कोई लेना देना नहीं था कि पद्मावत से प्यार हो गया था तुम्हारा अलाउद्दीन को, वो नहीं दे रहा था एंड ऑल, ये सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रॉब्लम ये था कि अलाउद्दीन को अपने जो तुम्हारा राजस्थान वाला इलाका है वहां से जाना था अफगानिस्तान एंड ऑल, वो सब इलाका जीतने के लिए, क्योंकि तुमको बताया कि वो वर्ल्ड को कॉन्कर करने चला था। लेकिन अलाउद्दीन को अगर उसको जीतना है अफगानिस्तान वाला इलाका, उधर वाला इलाका, सिंध वाला इलाका, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा तुम्हारा राजस्थान, चित्तौड़। सो उसने राणा रतन सिंह को परमिशन मांगा कि मेरी आर्मी को क्रॉस करने दो तुम यहाँ से। तो उसकी आर्मी जब क्रॉस करने वाली थी, राणा रतन सिंह ने बोला कि नहीं, अलाउद्दीन ने परमिशन मुझसे नहीं मांगा है। एक्चुअली अलाउद्दीन को लगता था कि वो पास करने देगा रतन सिंह, क्योंकि वो उससे भिड़ेगा नहीं। तो राणा रतन सिंह बोला नहीं, परमिशन हम नहीं दे सकते आपकी आर्मी को अपने चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से जाने का, मेवाड़ नाम का जगह से क्रॉस करने के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते हैं अलाउद्दीन को, उसके आर्मी को। और ये चीज अखड़ जाता है अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को चाहिए था आगे का जगह, लेकिन राणा रतन सिंह बीच में रोक देते हैं उसके आर्मी को। सो वो लोग मेवाड़ जितने नहीं गए थे, चित्तौड़गढ़ जितने नहीं गए थे, उनका प्लान कुछ और था। सो अलाउद्दीन की आर्मी क्या करती है, उसको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, पूरे किले का घेराव करना पड़ता है चित्तौड़। राणा रतन सिंह के किले का पूरा घेराव करना पड़ता है। ये घेराव चलता है लगभग लगभग 6 से 7 महीने तक, सारे सप्लाई उपलाई सब कुछ कट करके। जब सप्लाईज खत्म हो जाते हैं अंदर के किले के, तो ये राजपूत किले से बाहर आते हैं और बैटल होता है बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड राणा रतन सिंह। तो यहाँ पे राजपूत काफी ब्रेवली लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। सो वाइफ जो थी राणा रतन सिंह का, उनका नाम था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, इनको और अदर जो रानियां और राजपूत लेडीज थी, हारने के बाद उनको जौहर करना पड़ता है, जौहर करना पड़ता है। लेकिन जो भी मूवी में अगर बात करें दिखाया है या फिर जो लोग बोलते हैं, वो सब बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए बुक, और उस बुक का नाम है पद्मावत। पद्मावत। लेकिन बहुत सारे राजपूत एंड बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं इसका जो अकाउंट है पद्मावत का बुक में, वो बहुत गलत है। एक्चुअली ये जो बुक है पद्मावत, दैट वाज रिक्रिएटेड बाय मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद इसको रिक्रिएट किया था, लिखा था। मलिक मोहम्मद जैसी पूरा नाम है। सो ये तो हुआ था अराउंड 1303 का बात, लेकिन बुक लिखा गया 200 साल बाद, अराउंड 1503 में, फॉर इट्स अकरेंस। 200 साल बाद वो कहानी लिखा जा रहा है। तो सोचो, आज अगर हम एक बात बोल रहे हैं, कोई कहानी तुमको बता रहे हैं, फिर किसी और को बोले वो बात, तो ये बात क्या होता है, एक दिन में ही चेंज हो जाता है पूरा बात। पूरा बात का अर्थ ही मतलब ही निकल जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ तो 200 साल बाद लिखा गया, कितना सच्चाई है ये तुम लोग गेस कर सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैंपेन था 1305 का। अलाउद्दीन जो है वो अटैक करता है मालवा के किंग पे, महलोक देव। महलोक
देव, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे भी जीत गया। और प्लस वो कैंपेन करता, बंगाल अभी तक कोई जीता नहीं था, इसलिए वो बंगाल की तरफ भी बढ़ जाता है जीतने के लिए, लेकिन बंगाल कैंपेन सक्सेस नहीं होता, इट वाज क्वाइट अनसक्सेसफुल। इसलिए जब बंगाल कैंपेन अनसक्सेसफुल हो गया, सो इन 1307 अलाउद्दीन डिसाइडेड टू कैप्चर साउथ। अब उसको कैप्चर करना है साउथ इंडिया। बट साउथ में वो एक्सपेडिशन जो है खुद नहीं जाता है, दिस एक्सपेडिशन वाज लीड बाय मलिक कफूर। मलिक कफूर के हाथ में ये पूरा साउथ का एक्सपेडिशन दे देता है। और मलिक कफूर हम तुमको बताएं, ही वाज वेरी यूजफुल, 1000 दिनार का टाइटल था। ही वाज सक्सेसफुली इन सबजुगेटिंग 4 स्टेट्स ऑफ साउथ। जो 4 स्टेट साउथ में थे सारे को सबजुगेट अपने अंदर कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर के अंदर सारे को मिला लेता है। देखते हैं ये कौन कौन से 4 स्टेट्स थे जिसको मलिक कफूर ने जीता था। मलिक कफूर सबसे पहले जो यादवाज ऑफ देवागिरी थे, जिसके रूलर रामचंद्र देव थे, उनको सबजुगेट किया। फिर ककतियाज रूलर ऑफ वारंगल थे, उस समय उसके रूलर प्रताप रुद्रदेव थे। तीसरा था होयसाला किंगडम ऑफ द्वारा समुद्रा, जिसके रूलर थे वीर बल्लाल देव। और चौथा थे पांड्याज ऑफ मदुरई, जिसके रूलर थे सुंदर पांड्या एंड वीर पांड्या, ये दोनों भाई थे। इसको सबजुगेट करा ले। ये नहीं कि अलाउद्दीन वहां पे साउथ में एक्चुअली रूल नहीं करता है, वो लोग सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लिया अलाउद्दीन का, उनको अपने लिए बस छोड़ देता था अपना रूल करो। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ के ऊपर नहीं लगाता है अलाउद्दीन। लेकिन राजपूत की तरफ से लगातार रेबेलियन एंड ऑल हो रहे थे, तो अलाउद्दीन सोचा बार बार जाके लड़ने से इनसे अच्छा इनसे दोस्ती कर लो। तो अलाउद्दीन एक्चुअली बी फ्रेंडेड द राजपूत, राजपूत से इन्होंने दोस्ती कर लिया। सदर्न स्टेट इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरह 1311 में साउथ भी इनके अंदर, नॉर्थ भी अंदर। एक्चुअली नॉर्थ में तो इनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ही वाज नोन एज मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये बन गया मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। लगभग लगभग पूरा इंडिया में बंगाल को छोड़ के एक थोड़ा सा इलाका और एक नीचे वाला एकदम साउथ का टिप को छोड़ के लगभग लगभग पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में था। इनका सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था मिलिट्री कैंपेन्स। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में वो चेंज लाते हैं, क्या क्या करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था, ये था कि जो भी फैमिलीज थे जिनको लैंड ग्रांट्स मिला हुआ था और जिसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं देते थे, बहुत सारे फैमिलीज को लैंड ग्रांट्स मिल गया था लेकिन उनको बोला गया था कि आप टैक्स मत दो अपने होल्डिंग्स पे, वो ऐसे सारे ग्रांट्स को खारिज कर देता, बोलते सबको अपना टैक्स देना होगा, जितना भी आपका एक्सेस वेल्थ होता है आपको अपने लैंड से, वो सारे एज ए टैक्स पे करने, फ्री वाला काम नहीं चलेगा। सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने स्पाई सिस्टम को काफी ज्यादा रीऑर्गेनाइज किया और उसको काफी ज्यादा इफेक्टिव करते हैं और तगड़ा बनाते हैं अपने स्पाई सिस्टम को। जासूस लोग को सारी जगह पे डालते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, मार्केट एंड ऑल में देखेंगे किस तरह स्पाई सिस्टम को वो तगड़ा करते हैं ताकि उनको खबर मिलते रहे। उन्होंने यूज ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स, दारू एंड ऑल, ये सबको प्रोहिबिट करा दिया, जैसे कि गुजरात और बिहार में ड्राई स्टेट। जो नोबल्स थे उनको बोला गया कि कोई भी सोशल गैदरिंग या फिर कोई भी इंटरकास्ट मैरिजेस या फिर कोई भी इंटर मैरिजेस बिना उसके परमिशन का नहीं करेंगे ये नोबल्स, उनको अलाउ नहीं था। इस तरह का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने लिया। फिर देखते हैं मार्केट में क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म्स लिया। अलाउद्दीन मेजर्स टू कंट्रोल द मार्केट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी था। मार्केट रिफॉर्म से काफी क्वेश्चंस आते हैं, मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी का काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी था।
तो ये जो इनिशिएटिव अलाउद्दीन के द्वारा ये लिया गया था बहुत, ताकि उसका आर्मी जो था, बहुत बड़ी आर्मी थी उसकी, उसको मेंटेन किया जा सके। इस आर्मी को मेंटेन करना था, मार्केट को ठीक करना था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, हर एक कमोडिटीज जो डेली यूज करना है, कोई भी कमोडिटी जो डेली यूज में आना चाहिए, उसका प्राइस को थोड़ा कम किया ताकि आर्मी लोग भी खा पी सकें, और फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा बड़ा घटा आप नहीं सकते हो। और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ कमोडिटीज जो बचे उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए 3 डिफरेंट मार्केट्स बनाए। ये तो डेली यूज का कमोडिटीज पे इन्होंने फिक्स किया, लेकिन बाकी सब उसका क्या। उसके लिए 3 मार्केट को ऑर्गेनाइज कराते हैं दिल्ली में। एक ग्रेन मार्केट जिसको मंडी लोग बोले थे, एक क्लोथ मार्केट इसको सराई अदल बोलते हैं, और तीसरा मार्केट था मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल एक्सेट्रा, बाकी सब तीसरा कैटेगरी। अब इस मार्केट का और सारे रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलाउद्दीन ने कुछ सुपरिटेंडेंट्स को अपॉइंट किया था देखभाल करने के लिए। उसमें से सबसे पहला था सुलह ए मंडी, एक पोस्ट क्रिएट किया उन्होंने सुलह ए मंडी का, जिसको असिस्ट करेगा बरीद। सुलह मंडी मतलब ये पहला वाला का हेड, इसका हेड एंड ऑल। और इसको असिस्ट करेगा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक स्पाई, बरीद, उसको बरीद बोलते हैं। सुलह मंडी को असिस्ट करेगा बरीद। दूसरा जो था राय ए परवाना, राय ए परवाना, ये ऑफिसर किसके लिए नियुक्ति हुआ था, सराई ए अदल के लिए। मार्केट फॉर हॉर्सेस के लिए अलग अलग कुछ कुछ स्पाइस एंड ऑल इस सबको रखा गया था। तो इस तरह कुछ ऑफिसर्स इंप्लीमेंट किए गए थे ताकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स हो सके। अपार्ट फ्रॉम द एबव टू, जो अलाउद्दीन है, काफी रिपोर्ट उनको मिलता था, ये लोग तो रिपोर्टिंग करते ही थे अलाउद्दीन को, सुलह ए मंडी और राय ए परवाना। उसके अलावा बरीद, मुनीहानाज यानी सीक्रेट स्पाइस, इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये लोग भी मार्केट के बारे में खबर देते रहते थे अलाउद्दीन को। और अगर कोई भी इंसान वायलेट करता था सुल्तान का ऑर्डर को, तो काफी हार्श पनिशमेंट से गुजरना पड़ता था। इवन उनको देश निकाला, एक्सपल्सन फ्रॉम द कैपिटल, या फिर उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था, या फिर इम्प्रिजनमेंट हुआ था, या फिर म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन मतलब हाथ उखड़वा देना, पैर उखड़वा देना, उस टाइप का काम होता था, पनिशमेंट। अब जो कंट्रोल ऑफ द प्राइस ऑफ हॉर्सेस था, ये बहुत जरूरी था सुल्तान के लिए, कि जो घोड़े हैं उनके जो दाम है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, ताकि जो बढ़िया घोड़े हैं उनको उसका सप्लाई मिलते जाए। क्यों? क्योंकि आर्मी का एफिशिएंसी इससे प्रभावित ना हो। अगर घोड़े के प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे तो खरीदेंगे नहीं घोड़े, अच्छे नहीं आएंगे तो आर्मी का एफिशिएंसी खराब हो जाएगा और फिर उनका सपना अधूरा रह जाएगा। और कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, कुछ और मिलिट्री रिफॉर्म्स लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं। हम लोग को पता था कि पहले जो तुम्हारा सैलरी पेमेंट एंड ऑल ये सब होता था, वो सब होता है तो था तुम्हारा लैंड ग्रांट्स के रूप में। बट अलाउद्दीन स्टार्टेड सैलरी पेमेंट इन कैश, कैश पेमेंट स्टार्ट करते हैं सैलरी। एक और काफी फेमस सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं दाग एंड चेहरा सिस्टम। दाग एंड चेहरा सिस्टम, दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ horses and maintaining of master roles, and maintaining of master roles to prevent corruption। समझाते हैं इसको। बात ये था कि अलाउद्दीन साहब ने बोला था कि ठीक है, हॉर्सेस आपके पास आप लोग को मेंटेन करना है, और जो भी कॉस्ट है मेंटेनेंस का हॉर्सेस का वो आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा। अब कुछ लोग क्या करते थे, एक ही घोड़ा को 4 बार आके दिखाते थे, मेरे पास 4 घोड़ा है, घुमा घुमा के। तो क्या वैसे करप्शन वगैरह बढ़ गया था और कोई वैसा लिखा पढ़ी नहीं होता था। अब क्या गया, एक रोल को प्रिपेयर किया, उसमें सारे लोगों का नाम लिखा गया कि कौन कौन घोड़ा रखे हैं, और हर एक घोड़ा के ऊपर एक मुहर मार दिया गया, ब्रांडिंग किया गया हॉर्सेस का, और वो जो नाम था लिस्ट में उसके आगे वही मुहर बना दिया गया कि ये घोड़ा इस आदमी का है, मुहर के हिसाब से। अब तो वो 4 बार एक एक घोड़ा को ला नहीं सकता है। तो करप्शन को इस तरह अलाउद्दीन रोकते हैं इस चीज में। इस वक्त जो हॉर्सेस होते हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं अवेलेबल, और हर एक हॉर्सेस का अपना इंपॉर्टेंस था और अपना एक क्वालिटी था। अगर क्वालिटी के मुताबिक हम रैंक करें इन हॉर्सेस को,
तो सबसे सुप्रीम क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस जो था वो था तुरानियन यानी टर्किश हॉर्सेस। तुरानियन हॉर्सेस वेर द मोस्ट सुप्रीम हॉर्सेस। सेकेंड रैंक पे आएगा ईरानियन हॉर्सेस, थर्ड रैंक पे था अफगानी हॉर्सेस क्वालिटी में, और फोर्थ रैंक पे हिंदुस्तानी हॉर्सेस का क्वालिटी में। सो दिस वेर सम मिलिट्री रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खलजी। आगे देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म किए अलाउद्दीन खलजी। किसी को कोई डाउट यहां तक, जिससे पहले हम स्टार्ट करें एग्रीकल्चर रिफॉर्म? ओके, आई थिंक नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खलजी। अब अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया लैंड मेजरमेंट एंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम। जमीन की नपाई और उस जमीन को नाप के उसमें कितना उग सकता है कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और उससे कितना पैसा आ सकता है, उस चीज का असेसमेंट। अतुल सिंह, फर्स्ट टाइम कैश पेमेंट एक किया था ना? नहीं, कैश पेमेंट तो पहले भी होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कैश डिक्लाइन होने लगा था, याद करो गुप्ता पीरियड एंड ऑल में, तो फिर वो लैंड ग्रांट देने लगा था। पहले भी तो होता था, बुलियंस में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स में पेमेंट होता था। वो तो फिर इकोनॉमी डिक्लाइन कर गया था तब ना लैंड पे आया था, फिर से यहाँ पे कैश पे आता है। सो यू नीड टू कनेक्ट अतुल एंशिएंट हिस्ट्री को, सब कंटिन्यूएशन में है। राइट राइट। सो ही इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। अब इस लैंड मेजरमेंट का तो कोई यूनिट चाहिए, जैसे आज के दिन में हेक्टेयर, कट्ठा, एकड़, ये सब हम लोग बोलते हैं। उसी तरह कृति यहाँ पे तुम्हारा इकोनॉमिक्स नहीं घुसाना है, इकोनॉमिक्स को अलग रखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री को देखते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट लगाते हैं। इस यूनिट को बोलते थे ये लोग बिस्वा। जैसे आज के दिन में हेक्टेयर, एकड़, ये सब बोलते हैं ना, उसी तरह उस समय बिस्वा बोलते थे। और जो सिस्टम था लैंड मेजरमेंट का, जो सिस्टम था लैंड मेजरमेंट का, इसको बोलते थे मसहट। मसहट। प्लस बहुत सारे जो मिडिल मैन थे, उनका भी रोल था यहाँ पे। अब क्या था, कोई लैंड है तो यहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और ये यहाँ है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी। इनके और इनके बीच में बहुत सारे मिडिल मैन थे, ब्रोकर्स, जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके देंगे। तो सबका अपना अपना शेयर होगा, सबका अपना अपना शेयर होगा। तो ऐसे बहुत सारे मिडिल मैन थे, जैसे कि उनको बोला जाता था खूत, या फिर राइज, मुकद्दम्स, चौधरीज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मिडिल मैन थे जो कि रेवेन्यू कलेक्शन किया करते थे। प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेस था जो कि अप्लाइड होता था पीजेंट्स के ऊपर, विलेज हेडमैन को देना होता था वो पैसा। जितने भी पीजेंट्स थे विलेज हेडमैन को देते थे, उसको बोलते थे किस्मत एक खोटी। इस टाइप का एक टैक्स सिस्टम या सेस सिस्टम था जो कि पीजेंट्स लोग को देना होता था अपने मुखिया को। इसको खत्म करवा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, आपको कोई पैसा नहीं देना है अपने विलेज हेडमैन को। लेकिन उसके बदले लेकिन उसके बदले ये इंट्रोड्यूस करते नए टैक्सेस, जैसे कि घराई, GHARAI। दिस वाज द टैक्स ऑन हाउसेस। टैक्स ऑन, जैसे आज होल्डिंग टैक्स हम लोग पे करते हैं, उसी तरह का घराई टैक्स। दूसरा टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चराई टैक्स, CHARAI। काफी फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज घराई एंड चराई? तो घराई इज ए टैक्स ऑन हाउसेस, चराई क्या है, टैक्स ऑन ग्रासलैंड्स यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जहाँ पे एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, उस लैंड को यूज करने के ऊपर टैक्स जो पे होगा, दैट इज नोन एज चराई टैक्स, घराई एंड चराई टैक्स। प्लस इन्होंने एक नए क्लास ऑफ ऑफिशियल्स को नियुक्ति करते हैं, जिनको ये लोग बोलते हैं आमिल्स। और इन आमिल्स, देखो ब्रोकर्स तो खत्म हो गए, मुकद्दम चौधरी से उनका एलिमिनेशन हो गया। आमिल्स एक नया ऑफिस क्रिएट होता है फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उस रेवेन्यू को कलेक्ट और एडमिनिस्टर करने का काम आमिल्स के हाथ में। अब जो रेट था लैंड रेवेन्यू का,
कि उस लैंड से जो कन्वर्जन होगा तुम्हारा क्रॉप का, उसको बढ़ा दिया जाता है 50% ऑफ प्रोडक्शन, 50% ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ा दिया जाता है। प्लस एक पट्टा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक इंसान है, इस इंसान के पास कुछ जमीनें हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसका डॉक्यूमेंट ये प्रिपेयर करवाते हैं ताकि रेवेन्यू को पता चल जाएगा, इस लैंड से कितना रेवेन्यू आएगा, इस लैंड से कितना रेवेन्यू आएगा, इस लैंड से रेवेन्यू कितना आएगा, और सबका रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसको बढ़ा देते हैं 50% से, कि अब आपको 50% तक लगभग लगभग पे करना है आपका जो भी कमाई है उसका, मतलब 50% टैक्स लग रहा है यहाँ पे लोग जो भी है। तो ये सारा जो सिस्टम है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था पट्टा में लिखित, इसीलिए इसको पट्टा सिस्टम कहा गया, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली के पीजेंट्स थे, दिल्ली के जो फार्मर्स एंड पीजेंट्स थे, उनको जो टैक्स पे करना था वो कैश में नहीं करना था, उनको ग्रेन्स देना था, अनाज, अनाज पे करना था। लेकिन जो बाकी के रीजन के पीजेंट्स एंड ऑल थे, उनको टैक्स पे करना था कैश में, कैश में। बट द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों? दिल्ली के लोग पे करेंगे ग्रेन्स में और बाकी रीजन के लोग पे करेंगे कैश में। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि सल्तनत तो दिल्ली में था, वहां पे लार्ज आर्मी, उनका खुद का उतना बड़ा फोर्ट, सब कुछ था, वो सब चीज के लिए उनको चाहिए था ग्रेन्स, फूड एंड ऑल। और अगर वो बाकी सब रीजन से भी ग्रेन्स ले लेते हैं तो उनके पास कॉइन्स नहीं होता, पैसे नहीं होते, कैश नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि दिल्ली के लोग जो पे करेंगे वो ग्रेन्स में करेंगे। क्यों? क्योंकि ले जाना भी आसान है, दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन बाहर के लोग अगर ग्रेन्स ले जाएंगे तो उतना उतना बोरी ढो के ले जाएंगे, उनको कॉस्ट भी पड़ेगा, मेहनत भी पड़ेगा। कैश ले जाना तो इजी है। तो बाहर के लोगों को बोला तुम कैश में दो, दिल्ली के लोगों को बोला तुम ग्रेन्स में दो। इस तरह वो मैनेज करते हैं। ही ऑल्सो मेंटेन्ड बफर स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स भी ये मेंटेन करते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर मान लो फेमिन आ गया, भूखमरी आ गया, उस टाइम पे ये बफर स्टॉक को ला सके और लोगों को खिला सके। उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, राशनिंग सिस्टम। ये आज भी होता है बहुत जगह, राशनिंग सिस्टम। मान लो कोई एक मार्केट है, दिस इज ए मार्केट। अब इस मार्केट में क्या हो गया है, शॉर्टेज हो रहा है खाने पीने का, और बहुत लोगों को पैसा है फिर भी नहीं मिल रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस राशनिंग सिस्टम के थ्रू इस शॉर्टेज को डील करने के लिए कि एक आदमी कितना प्रोक्योर करेगा और कितना पैसा देगा, एक इंडिविजुअल कितना प्रोक्योर करेगा और कितना प्राइस देगा उस प्रोक्योरमेंट के लिए, वो फिक्स कर दिया कि अब एक आदमी इतना ही लेगा और इतने पैसे पे ही लेगा, सबका कोटा फिक्स हो गया। तो इस तरह क्या वो शॉर्टेज से डील कर सकते थे। अलाउद्दीन का डेथ 1316 में हुआ था, बीमार पड़ गए थे, 1316 में हो गया था। उसके बाद उनके कोई भी सक्सेसर, उसके बाद जितने भी सक्सेसर आए अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन के जैसा सुप्रीमेसी पूरा साउथ एंड सब जगह, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी मेंटेन नहीं कर पाता है उनके। नोबडी कैन मेंटेन अलाउद्दीन सुप्रीमेसी। किसी को डाउट अलाउद्दीन खिलजी में जो भी पढ़ा है अभी तक उसमें? विनाश उससे पहले, उसके बाद अलग सुल्तान को हम लोग देखेंगे। कुछ पूछना है पूछ लो यहाँ तक। बिस्वा फिर से देखो, जैसे कि तुम्हारा टैक्स वाला फिर से, अच्छा कौन सा टैक्स वाला? अतुल बहुत सारा टैक्स था ना, नाम बताओ। जैसे ऊपर में बिस्वा बोला, लेकिन बिस्वा समझाना है, उसका नाम बताओ, कौन सा टैक्स? घराई, चराई, कौन सा टैक्स? हाँ तब तक हम बिस्वा समझाते हैं, अतुल तुम बोलना। तो कृति, बिस्वा जो है वो क्या था, जैसे मान लो लैंड है कोई, जैसे कोई एक लैंड है। अब इस लैंड का हमको पता करना है कि कितना पैसा इससे टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो अनाज उगेगा उसको बेच के कितना हम पैसा कलेक्ट। लेकिन ये जानने से पहले हमको कुछ होना चाहिए कि हम इस लैंड को मेजर कर पाए, इस लैंड को नापने के लिए। जैसे कि आज बोलते हैं ना कि 1 कट्ठा जमीन है, ये 2 कट्ठा, ये 2 एकड़ जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है। तो हेक्टेयर क्या है, कट्ठा क्या है? एक यूनिट है।
एक यूनिट है लैंड मेजरमेंट का, जैसे तुम नामती हो ना सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर मीटर, ये सब क्या है, एक यूनिट है। उसी तरह का लैंड किसे मेजर होगा, बिस्वा में, उसका यूनिट था बिस्वा। और जो सिस्टम था पूरा, उसको बोलते थे मसहट सिस्टम। बिस्वा और सिस्टम मसहट हो गया, यूनिट हो गया बिस्वा। यही था। आई थिंक क्लियर होगा कृति को। अतुल का डाउट पे आते हैं। अतुल का डाउट है मिडिल मैन को हटा के टैक्स वाला। ओके, सो क्या था, अब ये जो लैंड था, इस लैंड का जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो कौन करेगा, कौन कलेक्ट करेगा और कौन अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन ये था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बैठा है, यहाँ पे लोग हैं जो लोग बेच के। सो अलाउद्दीन यहाँ पे दिल्ली में है। तो अलाउद्दीन और इस गांव के बीच में बहुत सारे लोग थे, जिसको बोलते थे चौधरीज का टाइटल मिलता था, खूंट्स, राय, राय बहादुर, इस तरह का टाइटल सब सुने होंगे। ये चौधरी साहब हैं, ये हैं। तो ये लोग क्या करते थे, टैक्स इनसे कलेक्ट करते थे इन गांव वालों से, और अपना इंटरेस्ट मारते थे, बाकी का पेमेंट अलाउद्दीन खिलजी को। इस तरह क्या हुआ कि ये लोग जो है कुछ भी अत्याचार करते थे इस पीजेंट्स के ऊपर से, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करते थे, पे यहाँ कम करते थे। तो क्या किया इन्होंने कि मिडिल मैन जो ब्रोकर थे, ये चौधरीज, मुकंदम्स, खूट्स, रायज, इनको एलिमिनेट कर दिया। बोला तुम लोग को कोई काम नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन। इन सबको हटा के आमिल्स को ला देते हैं, आमिल्स आ जाते हैं, और ये आमिल्स ही आप कलेक्ट करके सीधा इनको दे। एक ऑफिसर, जैसे कि आज का आईआरएस हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, जो टैक्स कलेक्ट करके सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो क्लियर है, बता दो। मिडिल मैन मतलब बिचौलिया। हाँ हाँ अनुपम, यू आर राइट, मिडिल मैन तो वही ब्रोकर बिचौलिया। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे शियाबुद्दीन उमर के पास। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सुल्तान। नेक्स्ट सुल्तान था शियाबुद्दीन उमर, जो कि आया 1316, बस इतने देर का ही मेहमान था, कुछ महीने। अलाउद्दीन का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था खिज्र खान। अलाउद्दीन का सबसे बड़ा बेटा का नाम था खिज्र खान। एक्चुअली खिज्र खान ने क्या किया था, कॉन्स्पायर कर दिया था अलाउद्दीन को ही मारने का, जिसके कारण अलाउद्दीन को पता चल गया था और अपने बेटे को वो इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया था, अपने सबसे बड़े बेटे। सो जब अलाउद्दीन काफी बीमार था, तो मलिक कफूर अब उसने फोर्ज किया या फिर सही में अलाउद्दीन ने दिया, ये नहीं पता। क्या, विल, विल। उसने बोला, मलिक कफूर ने, कि अलाउद्दीन साहब चाहते थे कि जो शियाबुद्दीन है, ये सबसे यंगर सन था अलाउद्दीन खिलजी का, सबसे एल्डर सन खिज्र खान और यंगर सन शियाबुद्दीन। मलिक कफूर ने बोला ये जो शियाबुद्दीन बच्चा है, सो अलाउद्दीन चाहता है कि ये सक्सेसर बने अलाउद्दीन के मरने के बाद, और जो मलिक कफूर है वो बन जाए रीजेंट। सो व्हाट इज रीजेंट, रीजेंट क्या है। मान लो अलाउद्दीन मर गया, मान लो क्या, मर ही गया, अलाउद्दीन खत्म हो गया। अलाउद्दीन के बेटे हैं कुछ, जैसे खिज्र खान जो जेल में है, और एक शियाबुद्दीन। शियाबुद्दीन जो है अभी नया नवेला बच्चा है, अभी दूध पीता बच्चा है, और इसके विल में लिखा है कि ये राजा बनेगा, लेकिन ये तो अलाउद्दीन तो पहले मर गया, तो फिर ये दूध पीता बच्चा रूल कैसे करेगा, हाउ विल ही रूल। तो एक्चुअली राजा जो होगा यही होगा, लेकिन इसका जितना वर्क है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसके बदले जो डिसीजन लेगा वो लेगा रीजेंट नाम का आदमी, वो लेगा एक पोस्ट का आदमी जिसको कहते हैं रीजेंट। सो ये रीजेंट का जो पोस्ट है, ये बोलता है मलिक कफूर की, ये अलाउद्दीन चाहते थे कि ये मलिक कफूर को मिले, राजा सियाउद्दीन बने अलाउद्दीन के मरने के बाद। क्लियर है रीजेंट। सो मलिक कफूर ऐसा बोलता है कि उसके विल में लिखा हुआ अलाउद्दीन के कि वो रीजेंट बने और शियाबुद्दीन जो है उसका सक्सेसर बने। और इस मलिक कफूर काफी ट्रस्टेड था अलाउद्दीन का, इसलिए जो नोबल्स थे एंड अदर ऑफिशियल्स थे वो मलिक कफूर के बात को पे एग्री कर जाते हैं।
सो एवरीवन एग्रीड टू दिस विल, सब लोग सहमति अपना दे देते हैं। और इस तरह शिहाबुद्दीन बन आ जाता है दिल्ली के गद्दी पे, जब वो मात्र 6 साल का होता है। 6 साल का शिहाबुद्दीन दिल्ली के गद्दी पे आ जाता है। और तुम्हारा मलिक कफूर जो होता है वो रीजेंट होता है, जो उसके बदले सारा डिसीजन एंड ऑल सब कुछ करे। लेकिन खिज्र खान जो था वो सब समझ रहा था, उसको लग रहा था कि नहीं ये सब खिलवाड़ है। उसके जिंदा रहते शिहाबुद्दीन कैसे, मलिक कफूर कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा तो खिज्र खान ही अलाउद्दीन का, आना तो उसी को चाहिए। और मलिक कफूर को था कि नहीं, उसको मेंटेन करना है अपना सुप्रीमेसी, अपना अथॉरिटी। शिहाबुद्दीन तो कुछ बोल नहीं सकता था, बच्चा था, तो सब कुछ हाथ में किसके है, मलिक कफूर के हाथ में था। मलिक कफूर को मेंटेन करना था कंट्रोल ओवर द थ्रोन, गद्दी पे अपना कंट्रोल बनाए रखना था। इसलिए मलिक कफूर ने एक दिन खिज्र खान को अंधा कर दिया, अंधा कर दिया, और बाकी जो भी अदर्स बेटे थे एक्सेप्ट शिहाबुद्दीन, वो सबको मार देता है तुम्हारा मलिक कफूर। सारे बेटे मर गए, शिहाबुद्दीन 6 साल का बच्चा को बैठा दिया, सबसे बड़ा बेटा खिज्र खान को अंधा कर देता है मलिक कफूर। प्लस और कुछ रानियां थी जैसे राजमाताएं, उस तरह का क्वीन था, तो वैसी एक क्वीन थी, उसको भी जेल में डाल देता है। एक्चुअली एक और बेटा होता है अलाउद्दीन का, मुबारक शाह। मुबारक शाह, इसकी मां रहती है जिसको जेल में वो डाल। उसके बाद कफूर को अपना लेजिटिमेसी प्रूव करना था कि वो लीगल अथॉरिटी है। सो इस लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए मलिक कफूर क्या करता है कि अलाउद्दीन की जो विधवा होती है, अलाउद्दीन विडो, उसका नाम होता है झटिया पल्ली। झटिया पल्ली, ये होती है शिहाबुद्दीन की अम्मा जी, मदर ऑफ शिहाबुद्दीन। तो अपना लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए तुम्हारा मलिक कफूर शिहाबुद्दीन की अम्मी से शादी कर लेता है और अपना लेजिटिमेसी थ्रोन के ऊपर प्रूव करता है। लेकिन ये सब चीज देख रहा था कौन, अलाउद्दीन के सपोर्टर, अलाउद्दीन खलजी के बॉडीगार्ड्स, और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अलाउद्दीन फैमिली के साथ ये सब खेला खेला जा रहा है मलिक कफूर के द्वारा। तो जो फॉर्मर बॉडीगार्ड्स थे अलाउद्दीन खलजी के, वो इस बात को पसंद नहीं करते, और एक दिन गुस्से में आके मलिक कफूर के एक्शंस के कारण, जो भी वो कर रहे थे, उसको मार देते हैं, मलिक कफूर को मार देते हैं। और जो जेल में बंद था मुबारक शाह और उसकी राजमाता अम्मी, ये लोग को जेल के बाहर निकाल देते हैं, और राजा बनता है मुबारक शाह। तो द नेक्स्ट इज मुबारक शाह, मलिक कफूर इज डेड, शिहाबुद्दीन उमर तो बच्चा है। किसी को कोई डाउट? आज का लास्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, उससे पहले कोई डाउट है तो पूछ। चलो फिर आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब आता है थ्रोन पे मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खलजी का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1316 टू 1320। जो शिहाबुद्दीन उमर था, बच्चा 6 साल का, उसको ग्वालियर के फोर्ट भेज दिया जाता है जहां पे बेचारे की मृत्यु हो जाए। सो मुबारक शाह थ्रोन पे आते ही देवागिरी को एनेक्स करता है, देवागिरी को अपने में मिला लेता है, क्योंकि लोग रेबेल कर दिए थे अलाउद्दीन के जाने के बाद एंड ऑल। फिर से उसको वहां से एक स्लेव मिलता है जो कि एक यनक होता है। मुबारक शाह खलजी का एक स्लेव मिलता है जो कि एक यनक, वही थर्ड जेंडर जैसे कि मलिक कफूर था। लेकिन इस यनक का नाम था खुशरहू खान। खुशरहू खान। बाद में खुशरहू खान क्या करता है, खुशरहू खान ही मुबारक शाह खलजी को मार देता है। ये खुशरहू खान, ये जो यनक है, जो स्लेव था, यही मार देता है किसको, मुबारक शाह खलजी को, और मुबारक शाह खलजी इज डेड। तब क्या होता है कि गाजी मलिक नाम का एक गवर्नर होता है, दीपालपुर नाम का जगह है, वहां का एक गवर्नर होता है, जो कि ये सब चीज देख रहा था एंड ऑल। उसको पहले से भी था कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे तो खलजीज को कमजोर कर देंगे, खलजीज का बात नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह का बागी था, ही वाज बागी। सो ये देखता है मौका गाजी मलिक, और ये चल पड़ता है तुम्हारा थ्रोन की गद्दी की ओर। यहाँ आके एक बैटल में खुशरहू खान
यानक को मार देता है एक बैटल में और गाजी मलिक बन जाता है नेक्स्ट सुल्तान। और गाजी मलिक का टाइटल सुल्तान बनते ही हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक थ्रोन पे आ जाता है। और यहां से शुरू होगा हमारा कल का टॉपिक, दैट इज तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश हम लोग कल देखेंगे। होप कि कोई डाउट नहीं हो आप लोग को, अगर है तो पूछो।